दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड साहित्य सोनकर सौमित्र में कुछ देश और समाज की परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए यह आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में, दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो गंभीर समस्या है वह आर्थिक नहीं है। आर्थिक है तो बहुत बड़ी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई खास आंदोलन नहीं है, न कोई सुधार के उपाय हैं, न शासन की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से, न समाज व्यवस्था की तरफ से। त्रस्त सभी हैं। लेकिन हमारे मुल्क में, मुख्य रूप से भारत में, जो परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही हैं वह संप्रदायों के बीच में है, धर्मों के बीच में है, मजहबों के बीच में है। और जातीय टकराव तो खैर हमेशा होते रहे हैं, क्योंकि यह देश ही जातियों का देश है। लेकिन ये जातियों की टकराहट, जो आर्थिक समस्याएं थी, उसको थोड़ा कम कर दिया, पीछे ढकेल दिया। और राजनीतिज्ञों के सोच में जो धार्मिक मसले हैं वो प्रमुख हो गए। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है मित्र, यह बहुत पुराना मसला है। और इसके पहले तो धार्मिक और सामाजिक मसले थे, लेकिन बाद में जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत स्थापित हो गई, उसके बाद से जहाँ 2000 सालों से यहाँ के लोग गुलाम थे, और उसके बाद तमाम रियासतों से गुजरते हुए यह देश मुगल शासन में आया, उसके तहत आया। और उसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत स्थापित हो गई। और ब्रिटिश हुकूमत स्थापित होने के बाद वहाँ तमाम तरह के लोग थे। ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग सिर्फ हुकूमत करना जानते थे, लेकिन समाज व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में तार्किक सुधार क्या हो, ऐसे लोग भी उस हुकूमत में थे। जब विस्तार होता है तो स्वाभाविक है कि उसकी शाखाएं भी बढ़ती हैं, और भाषाओं के द्वंद्व के बीच में ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा कि इस देश की जनता के बीच की सरकार के खिलाफ, या उसकी अपनी जो समस्या क्या है उसको कैसे अपने तक लाया जाए और उसको फेस किया जा सके। इसके तहत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन अंग्रेज विचारक ह्यूज के देखरेख में हुआ, ताकि भारत की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ की जनता की समस्याएं हैं, या सरकार के खिलाफ जो आग है वो हमारे तक पहुँचे कैसे, इसके तहत सामाजिक कार्यों के संबंध को लेकर के कांग्रेस का गठन हुआ। और स्वाभाविक है, कांग्रेस ने जो समाज की समस्या थी, जो किसानों की समस्या थी, जो मजदूरों की समस्या थी, इन समस्याओं को अपने तहत प्रमुखता से लिया और इसको अंग्रेज़ों तक पहुंचाने की कोशिश किया। और इस देश में सामाजिक समरसता को तोड़ने, आर्थिक व्यवस्था को बिखरने, या शोषण की जो प्रवृत्ति है और धार्मिक अंधविश्वास के तहत जो परंपराएं हैं, उन सारी चीज़ों को प्रमुखता से लेते हुए वह अंग्रेज़ों के सामने भी रखा। लेकिन एक वर्ग को कष्ट था,
वह वर्ग था यहाँ का राजे रजवाड़े, जमींदार, तमाम पैसे वाले, पंडे पुरोहित और इस्लाम में बादशाहत या इस तरह के जो लोग थे, वहाँ भी जमींदार थे, वहाँ भी तमाम तरह के ऐसे लोग थे। जहाँ जैसे हमारे यहाँ पंडे पुरोहित हैं, उसी तरह वहाँ मुल्ला मौलवी, जिनका शासन समाज पर चलता है। ऐसे लोगों को कष्ट हुआ क्योंकि किसानों के विद्रोह, मजदूरों के जो आंदोलन थे, जो समाज की समस्या पैदा की गई थी, वह समस्या के शिकार आम जनता, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अन्य भी किसी तरह के लोग हों, वो सभी के साथ थी और यह समस्या विकराल थी। लेकिन वे लोग नहीं चाहते थे कि जो व्यवस्था उनकी चल रही है, जिस व्यवस्था में वो लूट खसोट में लग करके अपना सारे चीज़ महल बनवा रहे हैं, वह जाए नहीं। इसलिए ये सारे लोग एकत्रित हुए और एकत्रित हो करके कि जो कांग्रेस कर रही है उसमें अंग्रेज अपने तहत बहुत कुछ न कर सके, इसके लिए चाहे वो बादशाह रहे, चाहे राजा रहे, चाहे पंडे पुरोहित रहे, चाहे जमींदार रहे, चाहे मुल्ला मौलवी रहे, वे सभी धीरे धीरे एक मंच पर आना शुरू किए और इसके तहत उन्होंने 1896 में एक समस्या खड़ी की। एक मंच पर लोग आए और विचार करने लगे कि आखिर इन किसानों, मजदूरों और आम जनता जो विद्रोह उनके खिलाफ कर रही है, उसके खिलाफ हम एक मंच पर कैसे आएं। इसके लिए उन्होंने एक मंच बनाया और मैं यह बात अपने से नहीं कह रहा हूं भाई, इस देश के माने जाने इतिहासकार राम पुनियानी की एक छोटी पुस्तक है, सांप्रदायिकता, क्या सच क्या झूठ। ये किताब मैं इसी के माध्यम से कह रहा हूँ और इस चीज़ को मैं पहले से भी जानता हूँ, कई जगह पढ़ा हूँ। लेकिन हमारे कुछ भाई कहते हैं कि आप कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते, तो ये प्रमाण है आपके सामने इस पुस्तक से, सांप्रदायिकता, क्या सच क्या झूठ, राम पुनियानी जी की। और इस किताब में के माध्यम से जो मुझे पता चला था, जो मैं कई जगह पढ़ा था, कई इतिहासकारों की किताब में, उस बात की पुष्टि होती है। तो 1896 में ये सभी लोग मिल करके और ये लिखते हैं कि इसके विरोध में, यानी प्रतिक्रिया स्वरूप, किसानों, मजदूरों, कांग्रेस जो आवाज़ उठा रही थी, तो वो लिखते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया में, इसके विरोध में यहाँ के जमींदार, राजशाही लोगों ने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। आप नाम फिर जान लीजिए, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। इस संगठन में हिंदू राजा, मुसलमान नवाब, हिंदू जमींदार और मुसलमान जागीरदार शामिल थे। इन लोगों का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों में राजद्रोह, बगावत की बू आती है और राजा के खिलाफ बगावत करना हमारे धर्म के खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने अपना लक्ष्य रखा कि वे लोग भारतीयों में रानी सरकार, यानी अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी की भावना विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। और राजा जागीरदारों के इस गुट को अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति ने 2 भागों में बाद में विभक्त किया। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा
कि 1896 में यह संगठन बना और किसका बना, जो तमाम जो इस देश में दक्षिणपंथी लोग थे, चाहे वो सनातनी रहे चाहे जो भी रहे, सब एक मंच पे आते। और इसमें वे सारे लोग आए जो जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। तो हमने बताया कि इस यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन में कौन लोग थे और कैसी सोच के लोग थे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, लेकिन धार्मिक स्तर पर दोनों तो अलग थे, मजहबी स्तर पर अलग थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था कि देश की जनता को कैसे कमजोर रख करके अपना शासन सत्ता बरकरार रखा जाए। आप जमींदारों के, राजाओं के, जागीरदारों के, लठैतों के विषय में आप जानते हो, उनके कर लेने की व्यवस्थाओं को विषय में आपने बहुत सुना होगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो जो सोच वो थी, वो सोच के लोग ही इसमें सम्मिलित हुए, चाहे जिस जाति वर्ग के थे, चाहे जिस धर्म विशेष के थे, और वह सोच बरकरार रही। और आपने सुना कि कांग्रेस जो कहेगी उसके खिलाफ अंग्रेजों का ये साथ देंगे। उसी समय से व्यवस्था थी। और आगे देखिए कि इन दोनों संगठनों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा कितना लिया। बेशक अधिकतर वर्ग, चाहे वो हिंदू वर्ग के हों चाहे मुस्लिम वर्ग के हों, वो आज़ादी की लड़ाई में साथ थे और उनके बड़े बलिदानों को नकारा भी नहीं जा सकता। कांग्रेस नहीं नकारती, वो कांग्रेस के साथ थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जहां करो और मरो का नारा दिया गया था, वहां ऐ लोग बिल्कुल ही नहीं थे। आप देख सकते हैं, और थे तो किन्हीं शर्तों पर थे। आइए, यह विचारधारा के लोग लगभग 1896 से लेकर के और 1904 तक, यानी कुल मिलाकर के 8-9 साल एक फ्रंट पे रहे। लेकिन इस बीच में 8-9 साल में इन लोगों ने किया क्या, दोनों वर्गों के लोग मिल करके, कि हम कांग्रेस से पार कैसे जाएं, क्योंकि कांग्रेस का आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा था और उससे भारत की जनता जुड़ती जा रही थी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे गरीब, मजदूर, किसान सब एक फ्रंट पे आ रहे थे। दलित भी आ रहे थे, दलित भी आए थे काफी। बाबा साहब अंबेडकर की क्या भूमिका थी, इस पर कभी चर्चा करेंगे। उनकी सक्रिय भूमिका क्या थी आज़ादी की लड़ाई में, इस पर मैं कभी चर्चा करूंगा। लेकिन ये लोग इन 8-9 सालों में मिल करके इस पर दिमाग लगाना शुरू किए कि इस देश में कैसे अपना जो वजूद है सदियों से, उसको बरकरार रखा जाए। इसके लिए इन लोगों ने एक मंथन किया और राष्ट्र का एक शब्द का निरूपण किया, जो सामाजिक तौर पर समाजशास्त्र में अस्तित्व पर आ चुका था और तमाम सारे समाज विज्ञानी इस पर अपनी परिभाषाएं दे चुके थे। बावजूद इसके इन लोगों ने सोचा कि अगर हम एक फ्रंट पर रहेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वहां दो ध्रुवीय राष्ट्र का एक निरूपण किया गया, एक हिंदू राष्ट्र का और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र का। अब 1904 आते आते, जहां 1905 में हिंदू महासभा का हिंदू राष्ट्र के
परिकल्पना को लेकर एक संगठन खड़ा किया गया, वहीं 1906 में मुस्लिम राष्ट्र को लेकर के मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अब दोनों ये जो एक फ्रंट पे थे, अब दोनों अलग अलग फ्रंट पे आ गए। एक हिंदू राष्ट्र का राग का सिद्धांत गढ़ा, उसके दर्शन गढ़े, और एक मुस्लिम राष्ट्र का दर्शन गढ़ा, उसका सिद्धांत गढ़ा, और यहीं भारत में हिंदू वर्ग को एक तरफ और मुसलमान को एक तरफ करने की साजिश इस संगठन के माध्यम से अलग अलग फ्रंट बना करके काम करने का कार्य शुरू हुआ। इस मुस्लिम लीग तो चलती रही, लेकिन इस संगठन ने, हिंदू महासभा ने 1925 में आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का गठन कर लिया, जो मात्र इस पर चिंतन करता था कि हिंदू राष्ट्र के लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे संगठन खड़ा करना है, और राज सत्ता में, समाज व्यवस्था में के सारे अंगों में, राज सत्ता के समस्त अंगों में पहुंचना भी कैसे, और आज़ादी की लड़ाई को कैसे इसको विखंडित करते हुए अपना उल्लू सीधा करना है। यह मुस्लिम लीग ने भी काम किया और इधर आरएसएस ने भी काम शुरू कर दिया। दोनों चलते रहे और दोनों का परिणाम ये हुआ कि यह बात खुल करके गांधी जी के सामने आने लगी, आज़ादी के दीवानों के सामने आने लगी कि यहाँ भारत में हिंदू राष्ट्र कैसे स्थापित हो और मुस्लिम राष्ट्र कैसे स्थापित हो, और अंग्रेज भी लगभग कुछ न कुछ इस तरह की चाहते ही। और आपने देखा कि आज़ादी के साथ ही इस शर्त पर कि मुस्लिम राष्ट्र अलग हो, हिंदू राष्ट्र अलग हो, हालांकि हिंदू राष्ट्र को स्वीकार गांधी जी ने नहीं किया, नेहरू जी भी नहीं किया, हमारे आज़ादी के दीवानों ने नहीं किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं तैयार हुए। तो हुआ क्या कि भारत को आज़ादी मिली, वह लोकतंत्र के नाम पर, और मुस्लिम लीग जिसके अगुआ जिन्ना जी थे, उनको पाकिस्तान। और आज भी देखिए कि पाकिस्तान की क्या हालात है, और इस सोच ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। जिस सोच को अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हुआ, अगर उस सोच को समाज के साथ जोड़ करके समाज को विकसित करने के लिए किया गया होता तो उसकी हालात एक बेहतरीन राष्ट्र देश के रूप में होती। लेकिन यहाँ तो शुरुआत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सामने आई, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत विकास किया कई मानों में, टेक्नोलॉजी से लेकर के, खेती से लेकर के, सैन्य व्यवस्था से लेकर के, और राज्य व्यवस्था से लेकर हर जगह विकास किया। लेकिन ये लोग घुन की तरह लगे रहे और सत्ता में ही कायम नहीं हुए, बल्कि बीच में न्यायालय से लेकर के, मतलब राज सत्ता के जितने अंग हैं, अपने समझ के लोगों को, राष्ट्रवादियों को जगह जगह स्थापित करने में सफल हो गए, जिसका परिणाम रहा कि वो शासन सत्ता में आए और काबिज भी। लेकिन आज देखिए कि हो क्या रहा है देश में। क्यों सामाजिक समरसता, प्रेम भाव, जहाँ की धार्मिक आधार पर किसी तरह का बंटवारा नहीं था, आज बिखराव और टकराहट क्यों है? वो सदियों से जो चीज जीन में पहुंच गई है कि देश के तमाम लोगों को गरीब कैसे बनाए रखा जाए, धार्मिक अंधविश्वास में कैसे लपेट कर रखा जाए, मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था कैसे कायम हो, जो पहले थे वो लौट कर आ जाए,
इस पर काम हो रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान और पुनः इधर जो बांग्लादेश में परिवर्तन हुआ है वो भी उसी पे चल रहा है। तो ये एक दिन की चीज़ नहीं है। जो टकराहट आज चल रही है, जो एक छोटा सा बीज बोया गया, वो आज देश में वट वृक्ष बन करके उभर गया है। और इसका मुकाबला कैसे हो, इस पर भी विचार मंथन है, विचार चल रहा है, लोग एक जगह हैं। उसी का परिणाम है कि जो बीज वट वृक्ष बना वह आज हमारे हर संवैधानिक अधिकार को नकारने में लगा हुआ है, उसको दबाने में लगा हुआ है। और परिणाम है कि यहाँ के करीब 92% लोग आज करा रहे हैं। यह वही हालत पड़ोस के पाकिस्तान में देख सकते हैं, बांग्लादेश में देख सकते हैं। बाकी की बात मैं बाद में करूँगा। लेकिन जो भारत के जो अंग थे उनका आप आकलन कर लीजिए और इस पर आप बार बार विचार कीजिए कि आप किधर हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर समाज के साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समानता, समरसता, भाईचारे को कायम रखने के लिए आपको तो अपना कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही चाहिए आपको, हमें भी चाहिए और आपको भी चाहिए। इसी के साथ मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। फिर आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में। आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सुनकर सुन।